हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे LLB फर्स्ट ईयर और है सेम हमारा फर्स्ट। इनका जो थर्ड पेपर होता है हमारा, पेपर है हमारा टॉट। कौन सा है? टॉट, जिसका कोड होता है हमारा 1003। ठीक है, ये होता है। इस वाले पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तो आसानी से याद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से हम रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है? शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इस वाले पेपर में थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब हमें बातों का ही खेल करना है इसमें। डेफिनेशंस, परिभाषा, और हमें एग्जाम्पल्स की भरमार रखनी है इसमें। ठीक है, डेफिनेशंस तो एक दे सकते हैं या दो दे सकते हैं बस, जो अगर हमें याद हो तो। और एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें एग्जाम्पल देने हैं, थोड़ी मतलब इसके थोड़ा बायोडाटा देना है, फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल ही आपको लिखने हैं। कम से कम अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम आप 4 से 5 जो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अपनी किताब से याद कर सकते हो, गाइड से याद कर सकते हो, यूनिक से याद कर सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल्स और केसेस याद कर सकते हो, और इसमें अपनी तरफ से भी केसेस बना सकते हो। अब बात करते हैं, कुछ भाई हैं जिनकी कमेंट आ रही है, तो उस कमेंट को भी मैं आपको एक बता देता हूँ। कुछ भाइयों को ये कह रहे हैं कि सर, जो मैंने उस एक वीडियो में बोला है कि मैंने 5 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ टॉट में, और वेरी इम्पोर्टेंट हैं वो। तो सर वो हैं कहाँ पे क्वेश्चन? तो देखो, मैं 5 क्वेश्चन कम से कम मैं लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुका हूँ अपनी यूट्यूब पे चैनल पे। आपको मैंने वो प्लेलिस्ट में रख दिया है, प्लेलिस्ट में है वो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन को कभी कभार चलाते हैं, या जो मेरी बहन है छोटी या बड़ी जो भी है, उनको पता नहीं होता है हम प्लेलिस्ट है क्या। हालांकि मैं एक दो बार वीडियो में बता भी चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की कमेंट भी आ रही थी कि सर बातों को रिपीट मत करा करो। एक बात बताओ आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे न्यू जुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? न्यू सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो न्यू हमसे जुड़ रहे हैं, बातों को रिपीट करने का रीज़न यह भी है कि जैसे कोई बच्चा हमसे जूरिस में जुड़ा, उसको तो सभी बातें हमारी पता हैं कि हमें पेपर कैसे देना, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। लेकिन वही बच्चा अगर हमसे आके टॉट में आके जुड़ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस तक नहीं पहुंच पाएंगी ना। तो ये रीज़न है, थोड़ा थोड़ा हम प्रत्येक उसमें बता देते हैं। तो आप पेशेंस रख के बातों को सुना करो, और जितना हम बातों को सुनेंगे इतने ही ज़्यादा आप मजबूत हो पाओगे। तो समझ गए हो ना, जो जूरिस में या कॉन्स्टिट्यूशन में हमसे आके जुड़ा है, वो टॉट में आके अगर हमसे जुड़ा है, इनको तो समझ में आ जाएंगी। जूरिस और कॉन्स्टिट्यूशन वालों को जो जुड़े हैं, जो टॉट में भी हमसे आगे जुड़े हैं, जो न्यू हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीज़ें फिर वापस थोड़ी जाएंगे, वो पेपर के रिदम से यहीं पे अटके रहेंगे डर की वजह से। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। और जिनको अभी हमारे टॉट के या अपकरत्य के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। यूट्यूब चैनल का पेज जब हमारा ऐसे खुलेगा, जब ऐसे हमारी वीडियो चलेगी, ऐसे हमारा जो पेज खुल जाएगा, तो हमको क्या करना है, हमें ऐसे अपने फ़ोटो पे क्लिक मारना है। ठीक है, फ़ोटो पे क्लिक मारेंगे, एक तो हमारे होम पे ऐसे हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ये टॉट आ जाएगा। टॉट की इसमें वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ तो आप यहाँ से देख सकते हो। या आप इसे नीचे करोगे ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये प्लेलिस्ट लिखा आ रहा है। हम प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो प्लेलिस्ट पे सबसे ऊपर फर्स्ट पे ही हमारी टॉट की वीडियो है। इसमें टॉट की वीडियो में है भोपाल गैस दुर्घटना है, अपकृत्य बाधा है यानी रोकथाम, मानहानि है, मानहानि 2 है, कठोर दायित्व है, पूर्ण दायित्व है, दावा कौन ला सकता है, कौन कर सकता है। और ये जो अभी कल की और आज की जो वीडियो हैं, कल रात की, जो आपको पता ही है। ठीक है, आप जो भी मैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड डालता हूँ, उनका मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर देता हूँ, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और एक की कमेंट थी, सर वादी और प्रतिवादी में अंतर बता दो। वादी और प्रतिवादी, ठीक है, वादी और प्रतिवादी में क्या बता दो अंतर?
वादी वो होता है जो केस करता है, केस करता, और ये है जिसके ऊपर केस हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हुआ। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे, ये केस करता है और ये इसके ऊपर केस हुआ है। क्षतिपूर्ति ये प्राप्त करेगा और ये देगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे, सही है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, और इस पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशंस का और एग्जाम्पल्स का ही खेल है। ठीक है ना, तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार 10 नंबर में। अब जब मैं 10 बोला करूँ तो आप समझ जाए करना, मैं 5 नंबर का अब 10 में हो गया है और 10 वाला अब 20 में हो गया है, तो ये हमारे अब 10 और 20 नंबर में आने लगा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आपके पेपरों की स्थिति या टाइम को देखते हुए मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ये चीज़ हो जाएगी तो दोबारा से रिदम में आपको अगले सेम की अच्छे से तैयारी कराएंगे, और आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपके सभी सेमेस्टरों की वीडियो अब तक पहुंच जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, अगर कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसका मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या ऐसा संभव है? हम इस चीज़ को देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उसने कोई केस डाला और केस डालने के बाद वो मर गया, तो क्या अधिकार समाप्त हो जाएगा बात चलाने का? सामान्य विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या संपत्ति को एक ऐसी हानि पहुंचाई गई है जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति की मांग का अधिकारी है, तो ऐसी हानि के लिए दावा करने का अधिकार उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति था, उसके हानि हुई, क्या हुई? ये ए है, ये बी है, ये वादी है, ये प्रतिवादी है। इनमें क्या हो रहा है? मतलब क्षतिपूर्ति का भाग लाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो वादी है, अगर वादी केस डालने के बाद अगर मर जाता है तो उसका जो केस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। या जिसको हानि पहुंची हो, दूसरे शब्दों में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मुकदमा चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति ने दावा करा और दावा करने के बाद अगर वो मर जाता है या कि उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है? अधिकार समाप्त हो जाता है, वो केस नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बै के साथ, ए ने बै के साथ, यहाँ पे देखो क्या लिख देखेंगे, देखो मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। अगर पेपर में आपसे ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाए करें ना, माइंड मत करना कि मैंने वहाँ पे क्या लिखना भूल गया, सह लिखना भूल गया, कुछ कह रहे थे कि सर हम अंडरलाइन करने भूल गए। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि ए ने बै के साथ मारपीट की, ए ने करी है बै के संग मारपीट, है ना, तो बै को ए के खिलाफ क्षतिपूर्ति की कार्रवाई बै के जीवन काल में ही होनी चाहिए। यदि क्षतिपूर्ति की कार्रवाई के दौरान ए या बै अर्थात वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी, किंतु यह नियम बड़ा ही अन्यायपूर्ण था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसमें कहा क्या गया है, ये कह रहे हैं कि ए है और बै है, इन दोनों में लड़ाई हुई थी। क्या हुई? लड़ाई। अब लड़ाई हुई थी, सपोज करो 2022 जनवरी में। ठीक है, जनवरी में लड़ाई हुई है, लेकिन होता क्या है, फरवरी में से या तो ए या बै, इनमें से कोई एक व्यक्ति मर जाता है। ए की जो मृत्यु हो जाती है, ए की क्या हो जाती है? डेथ। कब हो जाती है? फरवरी में डेथ हो जाती है। तो जो बै है या ए है, एक दूसरे के ऊपर जो पड़ा हुआ अगर केस डाल रखा है तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर पड़ा हुआ केस है
तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। या बै जो है इसने ए ने बै को पीटा, ए ने जो है जो बी ने जो है ए को पीटा, इसने इसको पीटा है, तो ये ए जो है इसकी मृत्यु हो गई तो भी केस समाप्त है, और बी की मृत्यु हो गई तो भी केस समाप्त है। या बी जिसने मारा है किसको, ए को, अब बी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक दूसरे के कोई भी व्यक्ति आपस में मर जाए, या तो पिटने वाला मर जाए, ये तो है पिटने वाला, पिटने वाला, ठीक है, और ये कौन है, पीटने वाला। ठीक है, चाहे तो ये मर जाए चाहे ये मर जाए, केस क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये कहा गया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आगे और क्या चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ए वे की जगह आप और कुछ भी कर सकते हो, वादी प्रतिवादी कर सकते हो, ए की जगह कोई नाम ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर कोई अपना एक एग्जाम्पल ले सकते हो, 2 एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर तुम कहानी बना सकते हो तो उसमें। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी आप चेंज फेर कर सकते हो। ये है टॉट, इसमें आप जितना अपनी तरफ से करोगे इतने अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। आगे देखते हैं। अंततः अतः न्यायालय द्वारा इसके निम्नलिखित अपवाद स्वीकार किए गए। सामान्य नियम के अंतर्गत संविदा भंग, जो इनकी जो संविदा होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, संपत्ति को अनुचित ढंग से प्रयोग करने के मामले में मृतक के उत्तराधिकारियों को वाद दायर करने का अधिकार था। मतलब एक इसमें ये कह रहे हैं कि वाक्य नियम के अंतर्गत, मतलब अपवाद क्या है कि एक बात बताओ कि इन दोनों में लड़ाई हुई है, यहाँ पे ए या बी में कुछ लड़ाई हुई या कुछ, तो ए की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये जो बी पे जो केस चल सकता था, कैसे कि इसके जो बेटे थे, जो पुत्र थे, वो इस पे क्या कर सकते थे, लगातार केस को जारी रख सकते थे इसके ऊपर, बी के ऊपर। लेकिन उन्होंने क्या करा कि एक जिनमें से कोई भी मर जाए तो केस समाप्त। इनके क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, अगर बी मर जाता है तो भाई इसकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति में से ये हानि पूर्ति करते, कौन करते, बी के पुत्र हानि पूर्ति, क्षतिपूर्ति का जो भुगतान करते ए को करते। यानी इनके बेटे भी तो आपस में एक दूसरे को, भाई इस ए के पास भी संपत्ति होगी, बी के पास भी संपत्ति होगी, तो इसके जो पुत्र हैं इसके पुत्र से तो ले सकते थे ना, तो इसके क्या है, ये अपवाद हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है कुछ अधिनियम जैसे, मतलब इनको, इनके लिए क्या करे थे, व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या कोई केस चलाया जा सकता है, इसके लिए मतलब कुछ अधिनियम भी बनाए गए थे। उन अधिनियमों को हम देखते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ऐसी चीज अगर आप अपने पेपर में लिखते हो, जैसे ये अब अधिनियम आ गए, अगर आपने इसमें से 5 हैं, 5 में से 2 या 3 भी आपने लिख दिए, तो आपका अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, तो आपके इन 2 चीज़ों से ही, मतलब दो इनमें से अधिनियम लिखने पर ही आपके 10 नंबर, 20 का तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, और 10 का है तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। इन चीज़ों पर ही हमें फोकस करके नंबर दिए जाते हैं। तो नंबर पहला देखते हैं, फेंटल एक्सीडेंट एक्ट 1846। ठीक है, दूसरा है अधिनियम 3 1930। ठीक है, तीसरा है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1833। फोर्थ है नियोजन दायित्व अधिनियम 1938। दी कॉर्पियस वाई एयर एक्ट 1961। ये एक्ट हैं हमारे। ठीक है, इनमें से अगर आप 1 या 2 या 3 करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि विधि सुधार अधिनियम 1934 द्वारा लगभग इस नियम को समाप्त कर दिया गया, और अब यह कहावत केवल मानहानि, सीलभंग, दाम्पत्य में से किसी एक को अलग करने के लिए, फुलसाना, व्याभिचार जैसे व्यक्तिगत मामलों में ही लागू होती है। देखो पहले क्या था, हम इन चीज़ों को समाप्त किया गया था कि जैसे कोई लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी,
लड़ाई हो गई या कोई किसी का पैसा वैसा लेके कोई मर गया कर्ज को लेकर, तो ये चीजें उन पर पहले लागू होती थी। क्या होती थी? पहले उन पर लागू होती थी। छोटी मोटी लड़ाई है या कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई है, या दूसरी बात डेथ के ऊपर होती थी, मृत्यु के ऊपर, अगर किसी ने मृत्यु कर दी है ना, या कोई लड़ाई हो गई, पैसे लेके मर गया या कोई कर्ज लेके या दे के मर गया, तो ये समाप्त हो जाते थे। लेकिन लोग अभी इनका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है, मानहानि करता है ना, तो अगर उनमें से एक कोई मर जाता है तो ये केस समाप्त हो रहे हैं। अब सीलभंग, अगर किसी ने, सीलभंग का मतलब है बलात्संग, बलात्संग कहते हैं बलात्कार को। अगर ऐसा कोई कार्य घटित होता है, अगर ए या बी में से कोई मर जाता है तो केस समाप्त हो जाता है। ठीक है। दंपत्ति में से, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसने गलत कार्य करा और वो मर गई, तो इसमें वो मतलब इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना। दंपत्ति में से किसी एक को और अलग रहने के लिए फुलसाना, यह व्यभिचार जैसे व्यक्तिगत मामलों में ही लागू होती है। हम जो है इनको क्या है, अगर किसी ने मानहानि की है तो इस नियम को मानहानि में लेके आएंगे, सील भंग में लेके आएंगे। ठीक है। ये नहीं है किसी ने कोई कार्य करा जिसने, जैसे किसी की मृत्यु करी, मृत्यु के बाद वो भी मर गया, ए के परिजनों ने तो कोई केस करा होगा। अगर ये कोई व्यक्ति है मर गया, इसके परिजन हैं ए, इसने करा बी पे केस, अब ये बी भी मर गया, तो जो केस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही तो ये केस अब ये नहीं है कि इनके परिवार के ऊपर भी चलता रहे, नहीं। जैसे ए ने बी के संग, ए का क्या हुआ, बलात्संग हुआ, क्या हुआ, बलात्संग, और बलात्संग के बाद क्या हुआ, ए जो है मर गया। ठीक है। अब ए के परिजनों ने क्या करा, परिवार वालों ने बी पे क्या कर दिया, केस। कुछ समय बाद ये बी जो है इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु, तो केस क्या होगा, समाप्त। ये नहीं है कि इसके परिवार वाले इसके बी के परिवार के ऊपर केस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय विधि में भी इंग्लैंड की भांति इस नियम के इतने अपवाद हो गए हैं जिनके कारण अब उक्त 4 उपकृत्यों को छोड़कर प्राय समाप्त हो गया है। मतलब इसके इतने अपवाद हैं, लोग इसे इतना, कोई तो अच्छा मानते हैं, कोई इसे बुरा मानते हैं, कोई कहते हैं ये नियम सही नहीं है, कोई कहता है ये नियम सही है। भाई एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है 1 लाख रुपए किसी को दिए, और 1 लाख रुपए देने के बाद जिसको वो पैसे दिए हैं और वो दूसरे दिन मर जाए, अब उसके बेटे देने के हकदार है ना उस कर्ज को। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हम क्यों दें, हमारा बाप लेके आया वो मर गया, हम क्यों दें, तो इसके काफी उपवाद भी हैं। लेकिन अब ये ज्यादातर ये कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, मानहानि, सीलभंग, दंपत्तियों में एक किसी एक को अलग रखने के लिए फुलसाना या व्यभिचार। ठीक है। ये भारतीय अपकृत्य की क्या है, भारतीय विधि की क्या है, एक सबसे बड़ा अपवाद बन गया है। ये 4 मामलों में ही ज्यादा चल रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसे अगर ये क्या है, हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीड में रखना है और इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। ठीक है ना। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, अगर आपको हमारी वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें तुरंत बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर और अच्छे से मन लगाकर मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।